हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का यूनिट सेकंड का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में यूनिट सेकंड प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे मैं फिनिश करूंगा। जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे सिलेबस में दिख रहे हैं ना, मैंने सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर कवर करा दिए हैं और साथ ही साथ सारे पीवाईक्यूज भी आपके यहाँ पे साथ ही साथ तैयार होते जा रहे हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें 100% ईजी एक्सप्लेनेशन में आप सभी को पता होगा। ऑलरेडी आपने आई थिंक यूनिट फर्स्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट को जरूर देखना। और एग्जाम टाइम में वन शॉट को देख रहे हो तो जाके देखना, पांचों यूनिट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी होगी, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम विजिट किया हो सब्सक्राइब करना और लेक्चर को लाइक करना, और कुछ भी डाउट होता है सो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सिंपल नोट्स यहाँ पे। एंड बात करें नोट्स का, जो लिंक है ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्यों नहीं दिख रहा है। यस, तो एक सेकेंड। ओके, तो ये रहा नोट्स। बहुत इजी नोट्स यहाँ पे मैंने बनाए हैं, राइट। यूनिट फर्स्ट आपने देखा ही, और मैं आपको बता दूं यूनिट सेकंड पढ़ने के लिए यार, क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट बहुत इजी है और काफी रिलेटेड, मतलब यूनिट्स हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, तो मस्ट आपने यूनिट फर्स्ट पढ़ लिया हो, ठीक है। क्योंकि बीच बीच में भी एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड आएगा तो ऑलरेडी पता होना चाहिए क्या होता है, राइट। तो काफी सारी चीजें यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ी है, राइट। तो कनेक्ट करके पढ़ना, तभी आपको समझ में ये आएगा, फिर रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यूनिट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। थोड़ा सा चलो कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड कर देते हैं, एक सेकंड, एक मिनट में। जैसे यूनिट फर्स्ट में आपने पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट का नाम था, मतलब क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। मतलब वही कोई एक बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं और उसको हम ग्रो करते हैं, राइट। और रिस्क ले ले करके उसको ग्रो करते हैं ताकि उस बिजनेस से हम प्रॉफिट जनरेट कर पाए। तो ये क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। और जो पर्सन इसे कर रहा होता है वो कौन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। जस्ट बहुत इजी था, ठीक है। अब जब हम कुछ भी नया बिज़नेस वहाँ पे स्टार्ट करते हैं, राइट? तो उससे पहले क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, राइट? अब वो हमारा जो प्रोजेक्ट है, सिंपल वो बिज़नेस एक तरीके का क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। वो प्रोजेक्ट हमारा फेल हुआ कि सक्सेस हुआ, या अ, क्या हो गया, राइट? तो वो सारी चीज़ें इसी के अंदर हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो यहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट होगी। व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट क्या होता है? राइट, प्रोजेक्ट क्या है? देखो, यहाँ पे जो लिखा है वो तो मैं भी पढ़ूँगा ही। पहले मैं बता दूँ, देखो प्रोजेक्ट क्या है? सिंपल, जैसे आप अपने कॉलेज में भी लास्ट ईयर में हो तो प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है? तो प्रोजेक्ट का मतलब है ना, कुछ आप एक स्पेसिफिक कुछ गोल है, राइट? उसको कंप्लीट करोगे विद इन अ फिक्स्ड टाइम, राइट? फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? और कुछ रिसोर्सेज का यूज़ करके उसको जब आप कंप्लीट करोगे, उस गोल को जब आप अचीव कर लोगे ना, तो वो आपके क्या होता है, एक प्रोजेक्ट होता है। मे बी आप कोई किसी भी डोमेन का एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहे हो, वेब डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो क्या है, एक गोल है कि हाँ मुझे एक वेबसाइट बनानी है, मुझे एक मशीन बनाना है, गोल है आपका, ठीक है। अब इसे कैसे बनाओगे, इसे फिक्स्ड टाइम में आप बनाओगे, फिक्स्ड कॉस्ट वहां पे लगेगा। कॉस्ट मतलब पैसे भी लग सकते हैं, एनर्जी भी एक तरीके का कॉस्ट है, राइट। स्पेसिफिक रिसोर्सेज का यूज करोगे वहां पे, तो ये क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है, बस। टेक्निकल डेफिनेशन वही लिखा है। प्रोजेक्ट आपका क्या है, प्लान्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो डिजाइन किया गया है किसी भी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, फिक्स्ड टाइम में, फिक्स्ड कॉस्ट में, और स्पेसिफिक रिसोर्सेज का यूज करके। बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल। जैसे एक घर जब बनाया जाता है, घर बनाने का भी डिसाइड किया जाता है, तो वो भी क्या है, एक तरीके का घर बनाने का एक प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको दिया। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो भी एक प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बेकरी की दुकान यहाँ पे ओपन करनी है, ये भी एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब वो प्रोजेक्ट फेल होगा कि सक्सेस होगा, प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सब आगे अभी हम बस पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्ट का मतलब क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो समझते हैं, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट क्या, मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। मतलब एक प्रोजेक्ट है, अगर अच्छा प्रोजेक्ट की बात करें, कोई भी प्रोजेक्ट कैसे अच्छा होता है, अभी ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि कैसे आप एक अच्छा प्रोजेक्ट वहां पे बना सकते हो, इसके पॉइंट्स आपको बताने होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। तो पहला तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। मतलब हर एक प्रोजेक्ट का ना एक स्पेसिफिक गोल होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। हर प्रोजेक्ट का एक क्लियर गोल होता है। जैसे वही एक गोल में भी हो सकता है, एक फैक्ट्री बनाना है, ये भी एक प्रोजेक्ट हो जाएगा, राइट। डेवलप करने एक प्रोडक्ट को, ये भी एक हमारा, मतलब कि कहने का मतलब है ना, कोई भी प्रोजेक्ट होगा, कॉलेज में भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो एक गोल है कि नहीं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, बस यही मतलब आपको समझाना मैं चाह रहा हूँ। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पहला आपका ये हो जाएगा। दूसरा, शॉर्ट में ऑलरेडी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ही लिए। स्पेसिफिक गोल होगा, फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड, और यही सब लिख देना है यहाँ पे पॉइंट्स में, ठीक है। देखो वही वही लिखा हुआ है, फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, मतलब कभी बन ही नहीं रहा, उसका मतलब एंड पॉइंट भी होना चाहिए। कहने का मतलब फिक्स्ड टाइम में वो कंप्लीट होना चाहिए, राइट। मान लो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, राइट, 6 महीने में, तो 6 महीने में वो कंप्लीट भी हो जाना चाहिए। 1 ईयर में करना है तो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये फिक्स्ड टाइम हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
लिमिटेड बजट, राइट? मनी अवेलेबल फॉर द प्रोजेक्ट इज फिक्स्ड। बजट के अकॉर्डिंग भी हमारा वहाँ पे प्रोजेक्ट रहना चाहिए, ठीक है? तो लिमिटेड बजट ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। देन सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट क्या है? पहले ही बताया, प्लान सेट ऑफ एक्टिविटीज है। मतलब देखो ना, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं, लिख सकते हो, पॉइंट्स याद रखना बस। यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट बनाओगे, बहुत सारे रिसोर्सेज वहां पे लगता है, मनी, मैन पावर, मशीन, मटेरियल्स, बहुत सारी चीजें लगती है। और ध्यान देना, प्रोजेक्ट अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट बनाना होता है, वो आगे भी हम देखेंगे, यूनिक प्रोजेक्ट होना चाहिए, राइट? अ प्रोजेक्ट इज नॉट रूटीन वर्क, इट इज डन ओनली वंस फॉर अ स्पेशल पर्पस, राइट? ये सारी चीजें हैं। जैसे होता नहीं है, जब अभी फाइनल ईयर में हो, आप अपना मेजर प्रोजेक्ट बनाओगे मे बी, राइट? तो क्या होता है, वहां पे भी ये सारी चीजें देखी जाती है कि यूनिक प्रोजेक्ट कैसे बनाए, ऑलरेडी बना ना हो, राइट? ऐसा बनाए कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो, यूनिकनेस हमारा यहाँ पे हो जाएगा। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, दैट मीन्स ईच प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स सम लेवल ऑफ रिस्क। बिल्कुल रिस्क होता है, जब जैसे मार्केट, फाइनेंशियल, टेक्निकल रिस्क, रिस्क वहाँ पे हो सकता है, ठीक है? टीम वर्क भी यहाँ पे होता है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स 10 यहाँ पे मेंशन है, मतलब लिख सकते हो, ठीक है? तो ये प्रोजेक्ट और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ चुके हैं। अभी यूनिट स्टार्ट ही नहीं है, बट बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, रटना नहीं पड़ेगा, समझो अच्छे से, ठीक है? अब यहाँ से हमारा यहाँ पे जो यूनिट का नाम था, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोजेक्ट का मतलब समझ लिया हमने अच्छे से, ठीक है? अब प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब समझते हैं। देखो, कहने का नाम से नहीं क्लियर हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस नेम से समझने की कोशिश करो। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन मतलब एक प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने को ही हम प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। कहने का मतलब है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, राइट? कैसे वो गुड है, राइट? मतलब कहने का मतलब ये है, तो वही वही यहाँ पे लिखा है कि देखो, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन मीन्स फाइंडिंग अ गुड बिजनेस आइडिया। मतलब एक अच्छा बिजनेस आइडिया हम फाइंड करें, जो सूटेबल हो, प्रॉफिटेबल हो और पॉसिबल टू स्टार्ट हो। ठीक है? ऐसा भी नहीं, इमेजिनेशन नहीं कर लेना है ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में, जो हम अगर इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेशन में तो है ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है, राइट? बट जब उसको बनाओगे, पॉसिबल ही नहीं है उसको स्टार्ट करना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, राइट? जैसे एक प्रोजेक्ट मान लो दिमाग में आप सोच रहे हो कि ऐसा प्रोजेक्ट बना दें कि एक जो पर्सन है, जो चल करके जाता है एक जगह से दूसरी जगह, वो उड़ करके जाएगा, राइट? ऑलरेडी प्लेन्स काफ़ी सारे बने हुए, बट आप कुछ ऐसा मतलब बना रहे हो, बस इमेजिनेशन में है, लेकिन उसको जब स्टार्ट करोगे ना तो पॉसिबल नहीं है। तो वो आपका प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। कहने का मतलब, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में बस हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे अच्छा, मतलब अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ को, जो सूटेबल है, प्रॉफिटेबल है और स्टार्ट कर सकते हैं। तभी फिर हम आगे उसमें जो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल होता है, राइट? स्टेप्स होते हैं, आगे हम उस पे काम कर पाएँगे। तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया। चूजिंग द राइट बिज़नेस आइडिया, दैट्स इट। नाउ नाउ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का ना प्रोसेस क्या-क्या होता है? प्रोसेस, राइट? मतलब यही जो हम बोल रहे हैं ना, किसी भी मतलब हम बिज़नेस आइडिया, एक गुड बिज़नेस आइडिया को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका स्टेप्स बताइए आप, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो। पहला हमारे पास है जनरेट आइडियाज़, राइट? पहले क्या होगा, अब प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, पहले तो आइडियाज़ ही जनरेट करोगे वहाँ पे, राइट? यहाँ पे वो लिखा है, थिंक ऑफ अ डिफरेंट बिज़नेस आइडिया बेस्ड ऑन योर स्किल्स, लोकल रिसोर्सेज, मार्केट नीड्स, न्यू ट्रेंड्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। सब कुछ वहाँ पे एनालाइज़ करोगे, एक आइडिया यहाँ पे आप जनरेट करोगे। लाइक आपने एक आइडिया जनरेट कर लिया कि भैया हमें क्या करना है, मोबाइल रिपेयर की शॉप खोलनी है, राइट? हमें एक बेकरी ओपन करनी है, फूड प्रोसेसिंग कोई सेंटर ओपन करना है। आपने डिसाइड कर लिया, आइडिया जनरेट आपने कर लिया, ठीक है? प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई आपने कर लिया, मतलब पहला स्टेप यह पे यही होता है कि आइडिया आप जनरेट करें, ठीक है? आइडिया जनरेट कर लिया, अब क्या करोगे, बहुत सारे आइडियाज आएंगे, उसको आप स्क्रीनिंग करोगे। मतलब उसमें से कौन सा आइडिया सुटेबल है, कौन सा प्रैक्टिकल है, अफोर्डेबल है, प्रॉफिटेबल है और इजी टू स्टार्ट होना चाहिए। तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने, ये भी दूसरा स्टेप्स, पॉइंट्स याद रखना बस, ठीक है? नाउ स्टडी मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड को हम स्टडी करेंगे कि कस्टमर की नीड क्या है, राइट? और जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे, जो भी प्रोडक्ट बनाओगे, उसका डिमांड है कि नहीं, सब आइडेंटिफाई करोगे। और कंपटीटर्स हमारा कोई है कि नहीं, राइट? उससे बेस्ट कैसे हम डिलीवर कर पाए मार्केट में, ये सब हम यहाँ पे मार्केट डिमांड में, मतलब कि स्टडी, मार्केट को स्टडी करते हैं, राइट? फोर्थ आप यहाँ पे बताओगे, चेक टेक्निकल फिजिबिलिटी, राइट? प्रोजेक्ट आपने देखो आइडिया जनरेट कर लिया, बहुत सारे आइडियाज आएंगे, उसमें 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 से भी आपने मान लो 10 आइडियाज आपने जनरेट किए, 10 में से मान लेते हैं एक
8 9 जो आइडिया आपने जनरेट किया था वो जस्ट इमेजिनेशन में था, वो पॉसिबल नहीं है स्टार्ट करना, राइट? मे बी फिजिबल ना हो या कुछ भी हो सकता है। अब ये जो एक आइडिया आपने यहाँ पे स्क्रीनिंग किया, ये जो बचा है ना, अब इसी को आप क्या करोगे? इस पे स्टडी करोगे, मार्केट की डिमांड समझोगे इस आपके आइडियाज़ पे, राइट? फिर इसकी फिजिबिलिटी चेक करोगे, टेक्निकल फिजिबिलिटी, राइट? इसका मतलब क्या है? देखो, मतलब अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो एक एक आपने यहाँ पे स्क्रीनिंग करके रखा था ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं? इसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं? ठीक है। रॉ मटेरियल्स इज़िली एक्सेसिबल है कि नहीं? मशीनरी अरेंज हो सकते हैं कि नहीं इसको बनाने में, राइट? तो अगर नहीं है, तो ये भी आप रिजेक्ट कर दोगे, राइट? ये सारी चीज़ें होती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब यही है, राइट? फिर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में क्या करोगे? हाउ मच मनी इज नीडेड, मतलब इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो अभी आपने स्क्रीनिंग किया यहाँ पे आइडियाज में ना, यहाँ पे अब इसका चेक करोगे कि कितना मनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, राइट? क्या इजीली जो भी मनी यहाँ पे मतलब लगेगा इसको बनाने में उसको हम बैंक से लोन ले सकते हैं, ये सब मैंने आपको बता रखा है यूनिट फर्स्ट में, राइट? तो इजीली लोन अवेलेबल होगा कि नहीं, फंडिंग कहाँ से होगा, ये सब मतलब देखा जाएगा इसमें। इसी चीज को हम यहाँ पे फाइनेंशियल व्हाट फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बोलते हैं, राइट? ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, फिर हम इकोनॉमिक एंड सोशल फिजिबिलिटी चेक करेंगे। मतलब ये जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं खुद के ही प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं, हो सकता है ऐसा भी, बट ज्यादातर आप मार्केट में देखोगे जो अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो ऑल्सो सोशल फिजिबिलिटी भी होता है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी होता है। दैट मीन्स वो प्रोजेक्ट क्या होगा, बहुत लोगों को जॉब्स भी दे रहा होगा। जैसे आप मान लो आपने पहले डिसाइड क्या किया था कि आपको मोबाइल रिपेयर की शॉप ओपन करनी है। मान लो ये प्रोजेक्ट अगर ग्रो करता है, तो काफ़ी सारे एम्प्लॉइज़ यहाँ पे आपके शॉप पे काम कर सकते हैं। उनको क्या क्या मिल रहा है? एक तरीके से रोज़गार यानी जॉब्स मिल रहा है, राइट? ये हो गया। क्या ये बेनिफिट है कि नहीं लोकल एरिया के लिए? ये सब देखा जाएगा यहाँ पे, समझ लीजिए, ठीक है? नाउ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा फिर प्रोजेक्ट का, राइट? सारे सारे चेक करने के बाद 6 पॉइंट के बाद फिर लास्ट में यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा प्रोजेक्ट का, ठीक है? और ये आपका फाइनल प्रोजेक्ट चॉइस हो जाएगा। ध्यान देना है यहाँ पे, बहुत ईज़ी में सब कुछ मैंने आपको समझाया। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन और इसका प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी आगे ना यहाँ पे एक टॉपिक आएगा, इसके बाद ही यहाँ पे है। ये भी देखो, प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है, राइट? जैसे लाइफ साइकिल पूछे तो अगर चाहो तो ये भी लिख सकते हो, 5 स्टेजेस इन मतलब कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होता यही है, और वही जो पीछे आपने पढ़ा ना उसी से रिलेटेड यहाँ पे होगा, बस थोड़ा टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे हैं। कुछ भी देखो एग्ज़ाम में जो याद आता है फिर वही लिखना पड़ता है, आप सभी को पता है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पूछे तो ये चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ ये लिखना है। अगर प्रोसेस पूछता है आइडेंटिफिकेशन का, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का क्या होता है, सो यू हैव टू राइट दीज़ पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताए, ठीक है? समझ में आई होप आपको आ गया होगा। अब चलो यहाँ पे समझते हैं प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार पूछा जाता है, राइट? 7 मार्क्स के अंदर मस्ट प्रिपेयर करना। देखो, प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल, ओके, वही फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई प्रोजेक्ट आपने डिसाइड कर लिया कि ये हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, इसको बनाना है, राइट? तो क्या क्या होगा, वो प्रोजेक्ट 1 सेकंड में तो बन नहीं जाएगा, उसका स्टेप्स होता है। अभी पीछे ही हमने देखा प्रोसेस होता है हर एक चीज़ का, वो तो आइडेंटिफिकेशन का था, बट अब जब रियल प्रोजेक्ट पे हम जब काम करते हैं, तो बहुत सारा उसका फेजेज़ होते हैं, बहुत सारे स्टेजेज़ होते हैं, बहुत सारे मतलब लाइफ साइकिल होते हैं। तो मतलब कि वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही एक प्रोजेक्ट को डेवलप करना वही लाइफ साइकिल कहलाता है, ठीक है? चलो अब समझते हैं 5 मेन स्टेजेस होते हैं। प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में 5 मेन स्टेजेस यहाँ पे होते हैं। पहला प्रोजेक्ट इनिशिएशन, यानी प्रोजेक्ट इनिशिएट हो गया है, राइट? दूसरा प्रोजेक्ट की प्लानिंग होगा, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन होगा, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल होगा, लास्ट में प्रोजेक्ट का क्लोजर हो जाएगा। ओके, चलो आओ समझते हैं। तो पहला हमारे पास है प्रोजेक्ट इनिशिएशन, दैट मीन्स बिगिनिंग स्टेज जैसे हम बोलते हैं। मतलब अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हमने डिसाइड किया ना, वो इनिशिएट हमने कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया है। मतलब आइडिया जो है हमारे प्रोजेक्ट का वो क्रिएट हुआ है इस फेज में, इस स्टेज में मैं बात कर रहा हूँ, राइट? यहाँ पे हमारा इस स्टेज में हमारा पर्पस और गोल दोनों क्लियर है, डिसाइडेड है, राइट? फिजिबिलिटी यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, राइट? और प्रोजेक्ट ऑफिशियली यहाँ पे अप्रूव होगा। फिर मतलब कि इस प्रोजेक्ट इन इन यहाँ पे प्रोजेक्ट ना हमारा इनिशिएट हो चुका है, बस इतना समझो, बिगिनिंग हो चुका है, बिगिनिंग स्टेज जिसे हम बोलते हैं। इसका मतलब यही है कि डिसाइड करना कि व्हाट टू डू एंड व्हाई इट शुड बी डन। ओके, ये हो गया हमारे पास प्रोजेक्ट इनिशिएशन। एग्जाम में इतना ही नहीं, 7 मार्क्स में आता है, तो कैसे लिखते हो आपको बिल्कुल पता है, ठीक है? तो प्रोजेक्ट इनिशिएशन ये हो गया। दूसरा हमारे पास है प्रोजेक्ट प्लानिंग। ओके, प्रोजेक्ट प्लानिंग इसे हम बोलते हैं प्रिपरेशन स्टेज। मतलब अब जो प्रोजेक्ट हमने वहाँ पे बनाया ना, वहाँ पे तो हमने बिगिनिंग स्टेज में थे, राइट? वहाँ पे बस हमारा मतलब कि बोल सकते हो गोल, और वहाँ पे आइडिया, वहाँ पे क्या था, पर्पस जो था वो डिसाइडेड था। अब यहाँ पे एक्चुअल जो डिटेल जो प्लान होगा ना यहाँ पे हमारे उस प्रोजेक्ट के बारे में, वो यहाँ पे होगा प्रिपरेशन वाले स्टेज में। डिटेल्ड प्लान्स आर मेड, राइट? टाइम शेड्यूल यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा कि इस टाइमलाइन में इतना होगा काम, इतना मतलब बहुत अच्छे से यहाँ सारी चीजें होती है, ठीक है? यहाँ तो हम थ्योरेटिकल
थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल जब प्रोजेक्ट डेवलप होता है ना, तो बहुत सारी मतलब शेड्यूल के हिसाब से काम हो रहा होता है, ठीक है? बजट हमारा फिक्स होता है, रिसोर्सेज क्या-क्या होंगे, यहाँ पे सब डिसाइड किया जाता है, रिस्क आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि इस फेज़ में, प्रोजेक्ट प्लानिंग में डिसाइड करना हाउ टू डू द प्रोजेक्ट, कि उस प्रोजेक्ट को हम कैसे बनाएँगे, कैसे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ठीक है? ये प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर, यानी कि इसके अंदर होगी। अभी प्लानिंग ही किया जा रहा है, अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। सब मतलब कि बोल सकते हो ऑन द रफ सब कुछ डिसाइड किया जा रहा है कैसे क्या है। अब हमारा रियल जो होगा प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन, मतलब वर्क स्टेज, काम होगा यहाँ पे, ठीक है? जो प्रोजेक्ट हमने सोचा था ना, उस पे एक्चुअल काम किया जाएगा। काम होगा तभी तो प्रोजेक्ट बनेगा। लास्ट में प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च होता है, ठीक है? तो यहाँ पे सारा काम किया जाएगा इस स्टेज में, टास्क परफॉर्म किया जाएगा, टीम मेंबर्स वर्क करेंगे उसी प्लान के अकॉर्डिंग जो इसमें बनाया जाएगा प्रिपरेशन वाले में, ठीक है? क्वालिटी और प्रोग्रेस मेंटेन रहना चाहिए, और अगर स्टेप वाइज़ कोई भी चीज़ होती है तब तो क्वालिटी मेंटेन रहता ही है। मतलब यहाँ पे रियल वर्क होगा प्रोजेक्ट का बस, राइट? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ। देन हमारे पास यहाँ पे है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, मतलब यहाँ पे ऑल्सो प्रोजेक्ट सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, राइट? जो हम प्रोजेक्ट बना रहे थे उसका मतलब कि प्रोग्रेस क्या है, ये सब यहाँ पे देखा जाता है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में। कंपेयर करते हैं एक्चुअल वर्क को, राइट, विद द प्लान, मतलब कि जो भी हमने, क्योंकि देखो एक चीज तो हम पहले प्लान करके चले हैं कि कैसे कैसे क्या बनाया जाएगा। अब जो बन रहा है उसको हम क्या करेंगे, प्लान वाले के साथ मैच करके देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? करेक्ट करेंगे जो भी गलतियां हो जाएगी, राइट? मैनेज डिलेज, प्रॉब्लम, रिस्क, ये सब इसी के अंदर होगा, ठीक है? ये हो गया हमारे पास प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। लास्ट में क्या होगा, एंडिंग स्टेज, दैट मीन्स प्रोजेक्ट का क्लोजर होगा। मतलब जो प्रोजेक्ट है उस पे काम किया गया, सब कुछ मॉनिटरिंग अच्छे से हो गई, सब कुछ हो गया, राइट? प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, राइट? फाइनल रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, राइट? अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, मतलब कि हाउ विल अ गुड, मतलब कि कैसे एक गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे बनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे मैं बताऊंगा, तो यहाँ पे फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाएगा, राइट? रिसोर्सेज यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, क्योंकि राइट, सॉरी यहाँ पे रिसोर्सेज आपका रिलीज किया जाएगा, क्लाइंट अप्रूवल यहाँ पे लिया जाएगा, राइट? अब क्लाइंट के लिए ही तो प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो क्लाइंट का प्रोजेक्ट दिखाया जाएगा, राइट? तो टीम का एप्रिसिएशन, रिवार्ड वहाँ पे दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें, मैं कहने का मतलब है प्रोजेक्ट खत्म हो गया, राइट? जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, प्रोजेक्ट बन चुका है, सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है? समरी यहाँ पे देख सकते हो, नोट्स आपके पास रहेगा, पढ़ना, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 7 मार्क्स में आ जाता है, मस्ट अच्छे से तैयार करना, डायग्राम भी बना देना, ठीक है? ओके। अब देखो सिलेबस में ना, सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे तो बहुत मतलब कि डायरेक्ट टू द पॉइंट ही वहाँ पे मतलब दिया है। जैसे कि यहाँ आप देखो, यहाँ से सिलेबस में आपके टॉपिक्स दिया है। अगर देखोगे सिलेबस को तो असेसमेंट ऑफ वायबिलिटी, और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, राइट? अब देखो डायरेक्ट यही बता दूँ, फिर ये बता दूँ, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बट इसके पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी मैंने आपको बताई, तो वो सब पीवाईक्यूज़ ही है, राइट? परेशान नहीं होना, सब कुछ यहाँ पे मैं 100% कवर करा रहा हूँ, राइट? तो चलो और समझते हैं यहाँ पे असेसमेंट ऑफ वायबिलिटी क्या होता है, राइट? पहले तो इसका मतलब समझे, विएबिलिटी का मतलब क्या है। वायबिलिटी बोलो या विएबिलिटी बोलो, जो भी, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है? विएबिलिटी मींस वेदर अ प्रोजेक्ट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकल और प्रॉफिटेबल। बस इसी को बस क्या करना, चेक करना। मतलब कि वो जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, वो मतलब पॉसिबल है बनाना कि नहीं, राइट? ये चीज़ देखना। प्रैक्टिकल है कि नहीं, राइट? प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, इसी को हम क्या कहते हैं, वायबिलिटी कहते हैं। तो असेसमेंट ऑफ वायबिलिटी क्या हो जाएगा, चेकिंग इफ द प्रोजेक्ट कैन रियली वर्क एंड गिव प्रॉफिट और नॉट। इसी को क्या करते हैं, असेसमेंट ऑफ वायबिलिटी। कहने का मतलब जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, उसी को चेक करना, क्या ये प्रोजेक्ट हमें प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, क्या ये प्रोजेक्ट सही से काम करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है? सो बिफोर स्टार्टिंग अ बिज़नेस, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो चेक करता है इसी चीज़ को, राइट? जो एंटरप्रेन्योर होता है वो असेसमेंट ऑफ एबिलिटी ही मतलब करता है, मतलब कि वो जो प्रोजेक्ट है वर्केबल है कि नहीं, अफोर्डेबल है कि नहीं, यूज़फुल प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ये होता है आपका असेसमेंट ऑफ वायबिलिटी, ओके? टाइप्स ऑफ विएबिलिटी की बात करें तो बेसिकली 4 मेन टाइप्स इसके होते हैं, राइट? टेक्निकल विएबिलिटी हो जाएगा, फाइनेंशियल विएबिलिटी हो जाएगा, देन मार्केट विएबिलिटी एंड इकोनॉमिक सोशल विएबिलिटी। याद रखना ये टाइप्स, आओ समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो टेक्निकल विएबिलिटी में क्या होगा, राइट? कैन द प्रोजेक्ट बी मेड विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी और नॉट, मतलब
जो हम प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाएँगे मतलब ये वही तो है 3 वर्ड मतलब विएबिलिटी में पॉसिबल, प्रैक्टिकल, प्रॉफिटेबल। अब जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो अब यहाँ पे हम टेक्निकल विएबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो मतलब जो प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारा बनाया जा रहा है, क्या वो टेक्निकली विएबल है कि नहीं? मतलब कि पॉसिबल, प्रैक्टिकल, प्रॉफिटेबल, राइट? तो वही यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट बी मेड विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी मतलब अवेलेबल टेक्नोलॉजी से बनाया जा सकता है कि नहीं, राइट? मशीनरी अवेलेबल है कि नहीं, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है कि नहीं, राइट? इज द प्रोडक्शन प्रोसेस सिंपल है कि नहीं? तो कहने का मतलब सिंपल वर्ड में टेक्निकल विएबिलिटी में कैन वी मेक द प्रोडक्ट विद अवेलेबल मशीन एंड स्किल्स और नॉट, ये चेक करना इस वाले में, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास है फाइनेंशियल विएबिलिटी, राइट? इसमें चेक करना बेसिकली हाउ मच मनी इज नीडेड मतलब अब जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसमें कितना मनी वहां पे हमारा मतलब लगेगा, राइट? ये चेक करना फाइनेंशियल विएबिलिटी में। कैन वी अरेंज फाइनेंस, लोन, सेविंग्स, ये सारी चीजें। इज द प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल और नॉट, कैन द बिजनेस रीपे द लोन और नॉट। सिंपल सी बात है, बिजनेस स्टार्ट करोगे लोन लेकर के, अब क्या वो बिजनेस पहले पहले चीज तो प्रॉफिट देगा कि नहीं, राइट? प्रॉफिट देगा तो इतना प्रॉफिट देगा कि हम उसमें प्रॉफिट कर पाएँगे और साथ-साथ जो लोन लिया था वो वहाँ पे हम अ, भर पाएँगे, रीपे कर पाएँगे, तो ये हमारा फाइनेंशियल विएबिलिटी के अंदर होता है। समझो समझो अच्छे से, ठीक है? तो ये हमारे पास हो गया टेक्निकल विएबिलिटी, फाइनेंशियल विएबिलिटी, ओके। नाउ तीसरा हमारे पास यहाँ पे है मार्केट विएबिलिटी, राइट? इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें क्या-क्या चेक करते हैं, इज़ देयर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और नॉट? जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, क्या मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं, राइट? कस्टमर कौन होगा, कंपटीटर कौन होगा, ये सब डिसाइड करना इसके अंदर ही है, राइट? ये सारी चीज़ें और कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, तो उसका प्राइस क्या डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि जो भी मन में आए वो प्राइस रख दो। क्या वो कंज्यूमर रेडी होगा पे करने के लिए कि नहीं, तो ये सब इसी के अंदर देखा जाता है जब मार्केट को एनालिसिस किया जाएगा देन, ओके। ये हो गया हमारे पास तीसरा। फोर्थ यहाँ पे हमारे पास है इकोनॉमिक या सोशल विएबिलिटी। इसमें हम चेक करते हैं विल द प्रोजेक्ट क्रिएट जॉब्स, वही जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, क्या वो जो प्रोजेक्ट है क्या वो जॉब्स क्रिएट कर रहा है कि नहीं, मतलब सोशल विएबिलिटी वहां पे होनी चाहिए, राइट? लोकल डेवलपमेंट में कैसा रहेगा, ये सारी चीजें, राइट? देखो ये सब अलग-अलग रटने मत बैठना। ये चीज़ें ना ऑलरेडी आपने पीछे ही पढ़ी थी, राइट? वही सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से है। बाकी यहाँ पे टाइप्स ऑफ विएबिलिटी याद रखना 4 टाइप्स के होते हैं, बता दिया मैंने आपको। अब क्यों असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा, ऑलरेडी आपको समझ में आ गया है, यहाँ पे पॉइंट्स देख सकते हो, राइट? ये वो डिटेल से काफ़ी बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक जो कि है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, ओके? प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन क्या होता है? देखो 2 मार्क्स के भी ये पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट फॉर्मूलेशन का मतलब क्या है, राइट? बाकी इसमें स्टेजेस होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी होता है, राइट? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मूलेशन, ये सारे देखो स्टेजेस होते हैं, राइट? अ, और यहाँ पे ना ऐसी चीज़ें आपको बार-बार लगेगी ये चीज़ तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, बस वही घुमा-फिरा के अलग-अलग टेक्निकल टर्म में मिलेगा, सब कुछ आपको क्लियर रहेगा, ठीक है? समझो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, ओके। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, ओके। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का मतलब यहाँ पे है ना कि प्रिपेयर करना ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट बिफोर स्टार्टिंग इट। मतलब जब हम प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो सारी डिटेल्स है उस प्रोजेक्ट के बारे में, उसको लिस्ट आउट करना, उसको तैयार करना, प्रिपेयर करना, यही होता है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। प्रोजेक्ट को बनाने से मतलब कि स्टार्ट करने से पहले, राइट? बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट हम क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट। यही होता है आपका क्या प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, ओके। इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, स्टडिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन नीडिंग टू मेक द प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, ओके। तो ये सारी चीजें हमारे पास है। एक वर्ड में समझो, प्लानिंग द प्रोजेक्ट इन द डिटेल बिफोर स्टार्टिंग इट, ओके। ना इसके स्टेजेस और समझते हैं जो मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम बनाना, राइट? ये आपका प्रोजेक्ट है, तो पहला हमारे पास यहाँ पे फेज ये होगा, मेन स्टेप्स बोल सकते हो जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में। पहला होता है फिजिबिलिटी एनालिसिस, ओके। इसमें क्या होगा, वही टाइप्स पूरा बता सकते हो जितने टाइप्स वहाँ पे फिजिबिलिटी होती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल मार्केट, तो वो सारी चीजें आ जाएगी, राइट? चेक वेदर द प्रोजेक्ट आइडिया इज पॉसिबल और नॉट। जो प्रोजेक्ट आइडिया वो पॉसिबल है कि नहीं, देखो घुमा फिरा के वही सारी चीजें रिपीट हो रही है। कैन दी प्रोजेक्ट वर्क सक्सेसफुली और नॉट, ये हमारा होगा फिजिबिलिटी एनालिसिस के अंदर, ओके। दूसरा हमारे पास होगा टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस। इसमें क्या है, टेक्नो देखो लिखा है यहाँ पे टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस, 2 वर्ड से मिलकर बना है। टेक्नो मतलब टेक्निकल, इकोनॉमिक मतलब
इकोनॉमिक ही होता है। मतलब इन दोनों का यहाँ पे एनालिसिस करना इस स्टेप्स में, राइट? स्टडी करना बोथ टेक्निकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट को, मतलब टेक्निकल में क्या हो जाएगा, मशीनरी कोई प्रोजेक्ट जब बना रहे हो उसमें मशीन डिफरेंट मशीनरी वहाँ पे यूज होंगे, उसके बारे में स्टडी करना, रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, इकोनॉमिक में कॉस्ट प्रॉफिट डिमांड, ये सब इसके अंदर हमारे पास टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर आएगा, दूसरा फेजेस है। जस्ट पॉइंट और ये स्टेप्स याद रहेंगे तभी इसके अंदर कहानी बना के लिख पाओगे, तो पॉइंट्स तो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। बात करें तीसरा हमारे पास है प्रोजेक्ट डिजाइन एंड नेटवर्क एनालिसिस। इसमें क्या होगा, हम प्लान प्रिपेयर करेंगे प्रोजेक्ट के लिए, राइट? प्रोजेक्ट को डिजाइन करेंगे, राइट? मतलब कि प्रिपेयर द प्लान फॉर लेआउट ऑफ फैक्ट्री, ओके? डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होगा और सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, ये सारी चीजें होती है। नेटवर्क टूल्स लाइक पर्ट सीपीएम में बी यूज्ड, ओके? ये जो पर्ट है बेसिकली आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें ये आपका था, राइट? सॉफ्टवेयर डेवलप करने में आपका ये यूज होता है। तो कहने का मतलब प्रोजेक्ट डिजाइन में यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा प्लान को, लेआउट ऑफ फैक्ट्री, डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन शेड्यूल, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। इसका मतलब यहाँ पे हाउ विल द प्रोजेक्ट वर्क स्टेप बाय स्टेप, ये सब इसी के अंदर देखा जाएगा, ओके? ये हो गया। फिर हमारे पास फोर्थ स्टेप में इनपुट एनालिसिस, चेक अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इनपुट। मतलब जब प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसको इनपुट दोगे कि नहीं दोगे, बहुत सारा रॉ मटेरियल्स यूज होगा तभी प्रोजेक्ट बनेगा। जैसे मोबाइल शॉप ही ओपन किया जा रहा है, रिपेयरिंग शॉप ओपन किया तो वहां पे भी काफी सारे मतलब इनपुट्स तो लगेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, राइट? तो जैसे पावर वहाँ पे लगेगा, मे बी, राइट? वाटर और बहुत सारे एम्प्लॉइज़ होंगे, वो ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स वहाँ पे लगेंगे, राइट? तो इनपुट एनालिसिस यही सब करना है इसके अंदर, ठीक है? डू वी हैव एवरीथिंग नीडेड टू रन द प्रोजेक्ट? कहने का मतलब जो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप आप खोल रहे हो, आपके पास क्या, उसको खोलने से पहले चेक करोगे, चेक मतलब देखोगे क्या हमारे पास हर एक चीज़ है जो हम जब उसको हम रन कर देंगे, लॉन्च कर देंगे अपने शॉप को, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आराम से रन करेगा कि नहीं हमारा जो शॉप है, राइट? तो ये इनपुट एनालिसिस के अंदर यही सब देखना कि हमारे पास उतना मोबाइल का स्टॉक है कि नहीं, सारे टूल्स टेक्नोलॉजीज है कि नहीं मोबाइल को रिपेयर करने के लिए, ये सब इसी के अंदर आता है, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल एनालिसिस, राइट? स्टडी करोगे टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, वर्किंग कैपिटल, लोन कितना लिया कितना दिया, राइट? सारी चीजें यहाँ पे मतलब फाइनेंशियल रिलेटेड होगी यार यहाँ पे, ठीक है। हाउ मच मनी इज नीडेड एंड विल इट गिव प्रॉफिट, ओके? नाउ यहाँ पे 6 में होगा सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये आगे ही टॉपिक आने वाला है, राइट? ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, ये भी डिटेल में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। अभी यहाँ पे आ गया, अचानक से याद आ गया, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, चेक द बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट टू सोसाइटी। मतलब वो जो प्रोजेक्ट हमने बनाया सोसाइटी को क्या हेल्प हो रही है, राइट? जॉब क्रिएशन, डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, इंक्रीज इन इनकम और नॉट, ये सब इसी के अंदर हमारे पास देखा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं प्री इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। प्री प्री इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मतलब फाइनल इवेल्युएशन बिफोर इन्वेस्टिंग। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा ना, इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ पे फाइनल इवेल्युएशन होगा, यहाँ पे रिस्क एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचर ग्रोथ क्या होगा, फाइनल डिसीजन मेकिंग, तो ये सारी चीज़ हमारे पास होगी। तो ऐसे ही होता है, राइट? एक प्रोजेक्ट जब बनता है, रियल में ऐसा इम्प्लीमेंट होता है ना, तो ऐसे ही होता है। ऐसे कि नहीं बस कोई ऐसी मतलब प्रोजेक्ट बना देता है और चल जाता है, राइट? बहुत मेहनत उसके पीछे लगता है, तो ये सारे यहाँ पे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन क्या है और इसके स्टेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। जस्ट मस्ट आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक जो दिया है आपके सिलेबस में, राइट? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है और डिफरेंट मेथड्स क्या क्या होते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, नाम से क्लियर हो रहा है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब भैया देखो, प्रोजेक्ट बनाना था आपको, राइट? मान लेते हैं एग्जांपल, आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप ओपन करना चाहते हो। अब मोबाइल रिपेयरिंग शॉप एक प्रोजेक्ट है, ओपन करोगे मार्केट में, तो क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे, पहले देखोगे कि इतने कस्टमर वहां पे हैं कि नहीं, राइट? मार्केट में नंबर ऑफ मतलब स्टॉक, सारी चीज, मतलब कि कहने का मतलब ना, बहुत सारा डेटा यूज होता है, सिंपल, राइट? रिसोर्सेज हो जाएगा, कॉस्ट और कंपटीटर्स कितने वहां पे है मार्केट में, कस्टमर है भी कि नहीं, राइट? मार्केट का क्या है, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे, तो ये कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, बस। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे ना अपने प्रोजेक्ट में, जो यूज होने वाले बेसिकली जो डेटा है या इन्फॉर्मेशन बोल रहे हो, जो कलेक्ट करोगे, उसको कलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, कितने मेथड से आप कलेक्ट करोगे। नॉर्मल भी सोचो आप, जैसे मतलब ऐसे ही यहाँ पे पढ़ो ना, कि जैसे मान लो आप प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हो, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप ओपन करना है, तो कितने टाइप्स के वहाँ पे आप
मतलब कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे होते हैं बेसिकली। अ, टेक्निकल देखोगे तो डेटा कलेक्शन के सोर्सेस की बात करें तो देखो 2 मेन मेथड होते हैं। प्राइमरी डेटा बोल सकते हो, सेकेंडरी डेटा बोल सकते हो। प्राइमरी डेटा के अंदर सर्वेज एंड इंटरव्यूज वगैरह इन सब की हेल्प से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके। बाकी सेकेंडरी डेटा की बात करें, इंटरनल डेटा यहाँ पे होता है, एक्सटर्नल डेटा होता है। इंटरनल डेटा मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल में गवर्नमेंट एजेंसीज की हेल्प से हम वहाँ पे जो भी डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, कलेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्या था? पहला हमारे पास है प्राइमरी डेटा, मतलब प्राइमरी डेटा कलेक्शन। इसमें क्या होगा? देखो प्राइमरी डेटा का मतलब होता है ना कि हम जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करने वाले हैं वो फ्रेश इंफॉर्मेशन होगा, मतलब फ्रेश ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे डायरेक्टली लोगों से, राइट? ये होता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मतलब। प्राइमरी डेटा इसे ही बोलते हैं। फ्रेश या ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे लोगों से डायरेक्टली। ओके, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे होगी, राइट? इसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये फ्रेश ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होता है। अब प्राइमरी डेटा कलेक्शन के भी यहाँ पे मेथड्स होते हैं। पहले ही आपको देखो यहाँ पे डायग्राम में भी था, सर्वे का यूज कर सकते हो, इंटरव्यू का। तो यही सब पॉइंट्स में लिख देना है आपको, राइट? मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन, सर्वे का यूज़ कर सकते हो, राइट? कस्टम एक सर्वे मतलब चला सकते हो, जहाँ पे कस्टमर से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आप पूछोगे, राइट? और या तो हो सकता है सर्वे में ही, या पेपर फॉर्म ऑनलाइन जो काफ़ी सारा गूगल फॉर्म होता है, राइट? राइट? उसको फिल करके मतलब कि उसको बना सकते हो। मतलब तरीके हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, सर्वे करके बहुत सारे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, हेल्प अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, ये सारी चीज़ें। इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जा सकता है, राइट? मान लो एक मतलब मान लेते कोई पर्सन है, मार्केट में रह रहा है, मार्केट में आपको ओपन करना है, उस पर्सन से आप एक इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हो, वन टू वन कन्वर्सेशन हो जाएगा, फेस टू फेस, और टेलीफोनिक चीजें भी हो सकती है। डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम इंटरव्यू करा कर लेते हैं, ठीक है? ये हो गया। नाउ तीसरा यहाँ पे हो सकता है ऑब्जर्वेशन, मतलब आप कस्टमर के बिहेवियर को देख करके ऑब्जर्व कर सकते हो, उनको क्या नीड है, राइट? वो सच में बाय करेंगे कि नहीं करेंगे प्रोडक्ट को, राइट? तो ये हो गया। एक्सपेरिमेंट करके भी, मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर लो, टेस्ट करो एक प्रोडक्ट को लॉन्च करके बेसिकली स्मॉल ग्रुप में, देखो कि क्या कैसा मतलब रिस्पॉन्स रहता है, तब हमारा फाइनल प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च हो सकता है, ठीक है? तो इतने सारे तरीके होते हैं, इतने ही नहीं बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैंने इतने ही यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है? ये हो गया आपका मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन में कितने आपके टाइप्स हो सकते हैं। ना दूसरा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में आपने क्या देखा? जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी किसी से डायरेक्टली कलेक्ट किया जा रहा है और वो फ्रेश ओरिजिनल है। अब यहाँ पे प्राइमरी डेटा आ जाएगा ना, अब इसी प्राइमरी डेटा से हम कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, उसे हम बोल देते हैं सेकेंडरी डेटा, सेकंड हैंड डेटा बोल दो, ठीक है? ये फ्रेश डेटा था, यहाँ पे ये सेकंड हैंड डेटा होगा, मतलब थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंडरी डेटा मतलब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्टेड बाय द अदर्स। ऐसा इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट किया था, प्राइमरी डेटा जो था, अब उससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, डेटा कलेक्ट करें, तो तुम्हारा सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। ये ऑलरेडी किसी ने ऑलरेडी रिसर्च करके रखा था इंफॉर्मेशन, अब उनके इंफॉर्मेशन से हम अपना इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, राइट? तो ये सब हमारा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा के अंदर आता है। समझ पा रहे हो आई थिंक? सो इंफॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड यू वी यूज इट अगेन, दैट दैट व्हाट डज मीन बाय सेकेंडरी डेटा। ओके, ये हो गया। अब इसमें भी काफी सारे टाइप्स के हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डेटा में इंटरनल सेकेंडरी डेटा होता है, एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा होता है। तो इंटरनल सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या है? डेटा अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा अवेलेबल होगा, सच एज सेल्स का जो रिकॉर्ड है, राइट? देखो एक इंफॉर्मेशन पहले से कलेक्ट की गई है, राइट? सेल्स का मतलब सेल्स का रिकॉर्ड कलेक्ट करना, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। अब वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी थी, अब उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके हम और इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? ये हमारा इंटरनल सेकेंडरी डेटा होगा। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, उससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरनल सेकेंडरी डेटा होता है। प्रोडक्शन रिपोर्ट, पास्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सब यहाँ पे देख सकते हैं, राइट? तो जैसे एक कंपनी है, वो लास्ट ईयर सेल्स को चेक कर रही है, राइट? अंडरस्टैंड करने के लिए फ्यूचर डिमांड को। तो ये क्या है? इंटरनल सेकेंडरी डेटा ही हमारे पास होता है। एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा क्या होगा? डेटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। यहाँ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन था, बाहर से अब यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाएगा, राइट? तो
गवर्नमेंट एजेंसीज से, राइट, बुक्स एंड जर्नल से, वेबसाइट, न्यूज़पेपर, रिसर्च, इन सबको पढ़ करके डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो इस सबको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा कहते हैं। समझ में आई होप आपको इतना आ गया कि हमारे पास ये मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन में 2 टाइप्स होते हैं, इसके अंदर फर्दर होते हैं। डिटेल मैंने आपको बता दिया। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाँ, आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको अभी काफ़ी टाइम पहले ही बताया, अभी जस्ट ही यहाँ पे बताया था कि कैसे हम एक अच्छा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, राइट? अ, वैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की नहीं, जैसे मे बी आप लोग कॉलेजेस में जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो तो डाउनलोड करके चीज़ें कॉपी पेस्ट होती है, वैसा प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं। ये रियल एक मतलब जो रियल जो प्रोजेक्ट बनता है, उसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे एक अच्छा हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आओ समझते हैं। पहले तो यही समझते हैं, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? कुछ नहीं है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे थे, राइट? उसी प्रोजेक्ट के बारे में हमारे पास ना एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इस प्रोजेक्ट की पूरी कहानी इस डॉक्यूमेंट में लिखी होती है। यही होता है हमारे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आई होप समझ गए, ठीक है? सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल इंपोर्टेंट डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब कि इस प्रोजेक्ट की पूरी कुंडली इस रिटन डॉक्यूमेंट्स में होती है, इस रिपोर्ट में होती है। इसी डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन रहती हैं। समझ में आ गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? क्यों इम्पोर्टेंट होता है बेसिकली आपका ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट? इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने जा रहे हो, राइट? तो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हो, तो क्या-क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट लगेगा? मे बी लोन, पैसा, काफ़ी सारी चीज़ लगती है, राइट? अब मान लो आपको लोन लेना है बैंक से, राइट? तो बैंक वाले ऐसे थोड़ी ना है कि जाके बता दोगे मैं ये कर रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो, राइट? तो वो बोलेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाओ, तो वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप मतलब बना रहेगा आपके प्रोजेक्ट का, जिसमें सारी चीज़ें लिखी रहेगी कि प्रोजेक्ट क्या है, राइट? कितना कॉस्ट लगेगा, तभी बैंक वाले फिर आगे का लोन अप्रूव करेंगे, प्रोसेस कर पाते हैं, ठीक है? तो इस वजह से देखो इम्पोर्टेंट होता है, पढ़ना, नोट्स आपके पास रहेगा, ठीक है? ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं एक अच्छे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को। वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द 7 मार्क्स, इट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ टू प्रिपेयर अ गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम कैसे बना सकते हैं, राइट? पूछा जाता है। तो अब कैसे बना सकते हैं ये तो बात की बात है, पर पहले हमें पहले समझना पड़ेगा कि अच्छे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्वालिटीज क्या होती है, तभी तो बना पाएंगे। तो अच्छे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्वालिटीज यहाँ पे देखो बताई गई हैं। एक अच्छा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है ना, वो बहुत क्लियर और सिंपल होता है, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक्यूरेट डेटा उसके अंदर होता है, कंप्लीट विद ऑल सेक्शन, काफी सारे सेक्शंस होते हैं तो वो कंप्लीट होता है, राइट? रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल चीजें वहां पे होती है, फ्री फ्रॉम एरर्स, मतलब उसमें एरर नहीं होते, ठीक है? यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो ये हमारे क्वालिटीज होते हैं, ठीक है? तो अब देखो ये क्वालिटीज आपके होते हैं, अब जैसे ये पूछा जाए 7 मार्क्स में, तो ये यही एज़ अ हेडिंग आपको लिखना है और इसके अंदर कहानी बनाना स्टार्ट कर देना है। देखो ऐसे ही है, लास्ट ईयर में हो इतने तो अब समझ में आपको पहले से है कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? हाउ टू प्रिपेयर अ गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूछेगा, पहले तो क्वालिटीज़ ही बताओगे, राइट? फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एज़ अ हेडिंग वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे डिटेल में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। हम कैसे अच्छे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाएँगे, पहला हेडिंग वहाँ पे लिखेंगे क्लियर एंड सिंपल। भरो आधे पेज, राइट? फिर दूसरा वेल ऑर्गेनाइज्ड, फिर से आधे पेज भर गए, 1 पेज भर गए तो समझ में आपको पहले से आता है कि कैसे 3-4 पेज भरते हैं, ठीक है, ओके, ओके। अब यहाँ पे चलो समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो जस्ट अ सेकंड। ओके। सॉरी, देखो चलो अब यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है डिमांड एनालिसिस, ओके? आओ इसे समझते हैं। देखो डिमांड एनालिसिस नाम से क्लियर हो रहा है, डिमांड एनालिसिस मतलब जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था, ठीक है? जो हमने प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाया, मान लेते कोई प्रोजेक्ट हमने बना दिया, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप बन गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, लॉन्च सारी चीज़ें, ठीक है? कोई उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट होंगे, काफ़ी सारे, तो प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, राइट? प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट वहाँ पे लगने वाला है, राइट? लोग कितना यूज़ कर रहे हैं, क्या है? उसी के बारे में बस एनालिसिस करना डिमांड एनालिसिस कहलाता है, राइट? लिखा है डिमांड एनालिसिस मीन्स स्टडी करना हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट पीपल वांट टू बाय एट अ सर्टेन प्राइस एंड टाइम, ओके? इसी को हम डिमांड एनालिसिस कहते हैं। मतलब वही कि जो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी, मतलब लोग बाय कर रहे हैं, कितने प्राइस पे, कितने टाइम में, यही सब एनालिसिस करना ही डिमांड एनालिसिस होता है, ठीक है?
समझ में आ गया होगा, राइट? इससे क्या होता है कि पता चलता है कि कितना प्रोडक्ट हमारा सेल हो रहा है, कितना लोग खरीद रहे हैं, कितना क्वांटिटी मतलब सेल हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आगे उस प्रोडक्ट का बोल सकते हो प्रोडक्शन हो पाएगा। उसको हम और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएँगे, राइट? कितना प्रोड्यूस करना है ये भी समझ पाएँगे, कितना प्राइस रखना है ये भी समझ पाएँगे। तो यही सी ये जब एनालिसिस करेंगे डिमांड का तभी तो कर पाएँगे, राइट? तो ये चीज़ हमारे पास है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? व्हाई डिमांड एनालिसिस इज़ इम्पोर्टेंट? Helps know if the product will sell or not, helps avoid losses, helps decide production level, right? और प्लानिंग मतलब कि प्राइसिंग को क्या प्राइसिंग क्या रखनी है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है, ठीक है? तो ये हमारा डिमांड एनालिसिस हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं, देखो, मेथड्स ऑफ डिमांड एनालिसिस। अब इसी जो डिमांड एनालिसिस हमने यहाँ पे समझा, राइट, कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पीपल वांट टू बाय, कितने टाइप्स से कितने टाइप्स हम एनालिसिस करेंगे इसका, है दो मेन मेथड्स हमारे पास होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मेथड्स। प्राइमरी मेथड्स मतलब वही जो पीछे अपने आपने पढ़ लिया ऑलरेडी, फ्रेश डेटा कलेक्ट करके वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वही एग्जैक्टली आ गया है, कुछ नया नहीं है, राइट? तो वही चीज देखो रिपीट हो रही है, मुझे लगता है इसे फिर से आपको बताना पड़ेगा और मैं बताऊंगा भी नहीं, ठीक है? क्योंकि वही सेम चीज आ गया। पहला तो हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करके कर सकते हैं, मतलब फ्रेश डेटा कलेक्ट करेंगे, राइट? तो वही सेम चीज देखो यहाँ पे, सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, मार्केट एक्सपेरिमेंट करके, तो ये वही सेम चीज़ है। तो स्किप नहीं कर रहा हूँ, ये आपको पढ़ना है, नोट्स में रहेगा। ये वही सेम चीज़ है, राइट? प्राइमरी मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश डेटा कलेक्शन हमारा हो सकता है डिमांड एनालिसिस के लिए। दूसरा हमारे पास यहाँ पे है सेकेंडरी मेथड्स, मतलब एक्जिस्टिंग डेटा हमारे पास है, राइट? ऑलरेडी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से हम और सारा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, इसी को हम सेकेंडरी मेथड से सेकेंडरी डेटा, एक्जिस्टिंग डेटा कह देते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट एजेंसीज काफ़ी सारी होती हैं, उसकी हेल्प से रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है? इंडस्ट्री रिपोर्ट होता है, कंपनी का रिकॉर्ड होता है, वेबसाइट, जर्नल, न्यूज़पेपर, इसकी हेल्प से यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब ये मत कमेंट करना कि इतना जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो, ये ऑलरेडी देखो यहाँ पे मैंने बता दिए थे आपको पहले से ही। ये देखो वही तो है, यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन सेम वही चीज़ है, राइट? इस वजह से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बाकी समझ में आपको आ गया होगा कि डिमांड एनालिसिस क्या है और इसके मेथड्स 2 होते हैं, याद रखना, ठीक है? अब आओ यहाँ पे समझते हैं मटेरियल बैलेंस क्या होता है और आउटपुट मेथड क्या होता है। ओके, अब चलो यहाँ पे समझते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मटेरियल बैलेंस मेथड, राइट? मटेरियल बैलेंस क्या है और आउटपुट मेथड क्या है, मतलब ये दो बेसिकली दो हमारे पास मेथड होते हैं, मटेरियल बैलेंस मेथड और आउटपुट मेथड होता है, ठीक है? तो मटेरियल बैलेंस मेथड हमारा क्या होता है, हम इसे यूज करते हैं एस्टिमेट हाउ मच रॉ मटेरियल इज नीडेड एंड हाउ मच फिनिश्ड प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड, राइट? समझो ये लाइन क्या कह रहा है, राइट? देखो फिर से पढ़ते हैं इसको। ये कह रहा है मटेरियल बैलेंस जो मेथड होता है, हम इसे यूज करते हैं एस्टिमेट करने के लिए हाउ मच रॉ मटेरियल इज नीडेड, कि जो प्रोजेक्ट हम बना रहे थे, राइट, उसमें जो रॉ मटेरियल्स लगने वाला था वो कितना लगेगा, उसको एस्टिमेट करना। एंड हाउ मच फिनिश्ड प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मच फिनिश्ड प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड, ये सारी चीज, राइट? अगर बात करें सिंपल वर्ड्स में, मटेरियल इन इज इक्वल टू मटेरियल आउट, मतलब इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। दिस मेथड मेक्स श्योर देयर इज नो शॉर्टेज और वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। इससे ये पता चलता है कि जो भी रॉ मटेरियल्स प्रोजेक्ट में लगने वाला था उसका कोई शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, उसका कोई वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए। ये हमारा मटेरियल बैलेंस बताता है। एस्टिमेट करोगे कितना रॉ मटेरियल की जरूरत है, तभी तो उसके अकॉर्डिंग मटेरियल को अवेलेबल करा पाओगे, तभी फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। ये सारी चीजें, ठीक है? जैसे और एग्जांपल से समझो इसको, ठीक है? जैसे सपोज करो हमें प्रोड्यूस करना है 1 केजी ऑफ शुगर, राइट? 1 केजी ऑफ शुगर हमें प्रोड्यूस करना है, तो एक फैक्ट्री को कितना मतलब वहां पे जरूरत होगा शुगर केन का, राइट? 10 केजी। अगर हमें 1 किलो वहाँ पे शुगर प्रोड्यूस करना है, तो एक फैक्ट्री को 10 केजी ऑफ शुगर केन की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? और अगर आपको 500 किलो शुगर चाहिए, तो आप क्या करोगे? यू मस्ट बाय मतलब 5000 केजी शुगर केन आपको ज़रूरत पड़ेगी, राइट? शुगर केन का मतलब आपको पता ही होगा, गन्ना होता है, राइट? तो यही मतलब कहने का मतलब है कि अगर 1 केजी ऑफ शुगर हमें प्रोड्यूस करना है, तो एक फैक्ट्री को 10 केजी ऑफ शुगर केन की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? अगर 500 केजी शुगर चाहिए, तो इतना शुगर केन की रिक्वायरमेंट होगी। यही है मटेरियल बैलेंस और कुछ नहीं। मतलब पता नहीं चल रहा हमें कि हाउ मच रॉ मटेरियल इज नीडेड, राइट? कितना हमें मतलब रॉ मटेरियल चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट? तो अगर हमें इतना प्रोड्यूस करना था, इतनी रिक्वायरमेंट होगी, इतना करना होगा 500 केजी, तो इतना रिक्वायरमेंट होगा। दिस इज
कॉल्ड मटेरियल बैलेंस। ओके, ये हो गया। कभी-कभी इसके बहुत मतलब मेथड्स भी पूछ लेते हैं, स्टेप्स पूछ लेते हैं, ये कैसे होगा, राइट? ये मतलब मटेरियल बैलेंस के स्टेप्स बताइए, तो स्टेप्स देखो मैंने यहाँ शॉर्ट में मेंशन कर दिए हैं, नहीं आता कभी, ठीक है? अभी तक तो नहीं आया है, बट आ भी सकता है, ठीक है? तो स्टेप्स मैंने बता दिए हैं, यहाँ पे लिख सकते हो। आइडेंटिफाई ऑल इनपुट्स, मुझे नहीं लगता इसमें अभी इन डिटेल बताना पड़ेगा, पहले तो आप ऑल इनपुट्स को वहाँ पे सारे मतलब कि रॉ मटेरियल्स को क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, राइट? और सारे आउटपुट को आइडेंटिफाई करोगे, प्रोडक्ट एंड वेस्ट कितना हो रहा है, फिर वहाँ पे आप चेक करोगे टोटल इनपुट कितना है और टोटल आउटपुट कितना है और साथ ही साथ कितना वेस्ट हो रहा है, ये भी देखोगे। उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स को, फिर एडजस्ट करोगे लॉसेस एंड इनएफिशिएंसी को। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, 2 मार्क्स में पूछा काफ़ी टाइम आया है मटेरियल बैलेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है? स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं आउटपुट मेथड क्या होते हैं, राइट? आउटपुट मेथड अब क्या है? देखो, आउटपुट मेथड इज यूज्ड टू मेजर प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड कैलकुलेट द टोटल आउटपुट ऑफ अ प्रोजेक्ट और इंडस्ट्री। मतलब कि जो प्रोडक्ट है, राइट? कि मतलब कि एक फैक्ट्री जो है ना वो कितना प्रोडक्ट वहां पे प्रोड्यूस कर सकता है, वही लिखा है आउटपुट मेथड इज यूज्ड टू मेजर प्रोडक्शन कैपेसिटी। कोई फैक्ट्री है, वो कितना प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को कौन बताएगा? आउटपुट मेथड, राइट? कैलकुलेट करेगा टोटल आउटपुट ऑफ अ प्रोजेक्ट और इंडस्ट्री। ओके, यही होता है आउटपुट मेथड, आपको बताता है। और यहाँ पे लिखा भी है सिंपल वर्ड्स में, हाउ मच, हाँ वही लिखा है, हाउ मच प्रोडक्ट अ फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस। एक फैक्ट्री कितना मतलब कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, ये हमारा आउटपुट मेथड के अंदर ही होता है। जैसे देखो, एक मशीन है, वो प्रोड्यूस कर रही है 100 यूनिट्स पर आवर्स। ओके, 100 यूनिट्स पर आवर वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर फैक्ट्री, इफ द फैक्ट्री वर्क्स 8 आवर्स अ डे, मतलब एक दिन में अगर 8 घंटे फैक्ट्री काम कर रही है, तो टोटल आउटपुट क्या होगा? टोटल आउटपुट वो ये निकालेगा, 800 यूनिट्स पर डे वो निकालेगा, राइट? कैलकुलेशन देख लेना, ये सब अगर लिख पाते हो एग्जाम में तो लिख देना, थोड़ा एग्जामिनर्स एग्जाम्पल से समझ सकता है, राइट? दिस इज दी व्हाट आउटपुट मेथड, राइट? कि आउटपुट मेथड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, स्टेप्स भी देखो, इसका आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कर लिया हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ मशीन। ओके, फाइंड वर्किंग हार्स पर डे, मल्टीप्लाई कैपेसिटी इनटू वर्किंग आवर, जैसे यहाँ पे किया गया। फिर एडजस्ट करेंगे मेंटेनेंस टाइम एंड ब्रेक डाउन्स को, ठीक है? ये हमारे पास हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस क्या है मटेरियल बैलेंस एंड आउटपुट मेथड में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, मटेरियल बैलेंस, आउटपुट, मटेरियल बैलेंस में क्या हो रहा था, हम कैलकुलेट कर रहे थे बेसिकली कितना हमारा वहाँ पे रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, ये सब देखना। यहाँ पे कैलकुलेट्स टोटल प्रोडक्शन आउटपुट कितना है, ये इनपुट पे फोकस करता है या आउटपुट पे? ये हेल्प करता है टू रिड्यूस वेस्ट एंड हेल्प्स प्लान प्रोडक्शन कैपेसिटी। ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग में, यूज्ड इन सेल्स एंड प्रॉफिट प्लानिंग में। ओके, ये था आपका बेसिकली 2 मार्क्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट था मटेरियल बैलेंस एंड आउटपुट मेथड। अब देखो यहाँ पे, अब फिर से आगे हमारे पास है 7 मार्क्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था ये आएगा अभी आगे, राइट? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सीबीए, राइट? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है बेसिकली, एंड यहाँ पे इसके स्टेजेस होते हैं, राइट? देखो जो यहाँ पे यूनिट में जो स्टेजेस, लाइफ साइकिल, प्रोसेस, ये सब है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, पॉइंट्स जस्ट याद रखने हैं आपको, ठीक है? तो आओ इसके स्टेजेस भी यहाँ पे हम साथ ही साथ समझ लेते हैं, राइट? तो पहले तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है और इसे यहाँ पे समझते हैं। ओके, अब चलो यहाँ पे समझते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है। देखो, देखो कॉस्ट बेनिफिट नाम से नहीं क्लियर हो रहा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट का मतलब है जो प्रोजेक्ट हमने बनाया, हम बना रहे थे, उसमें कितना टोटल कॉस्ट लगा उसको, और उस प्रोजेक्ट से कितना हमने बेनिफिट मतलब कमाया, राइट? इसी दोनों को क्या करना, एनालिसिस, इसी दोनों का एनालिसिस करना, और एनालिसिस करेंगे तब हमें पता चलेगा, कॉस्ट एंड बेनिफिट को जब एनालिसिस करेंगे पता चलेगा प्रोजेक्ट हमारा प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, तब पता चलेगा, राइट? तो ये हमारे पास होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आई होप समझ में आ गया, ठीक है? मतलब वही लिखा है, देखो, यूज्ड टू कंपेयर द टोटल कॉस्ट एंड टोटल बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट टू डिसाइड कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, बस, ठीक है? तो यही है। अगर देखो, जैसे यहाँ पे थोड़ा लिखा है, मतलब कि अगर जो बेनिफिट है, राइट? जो हमारा प्रोजेक्ट का जो बेनिफिट है, अगर वो कॉस्ट से ज़्यादा है, राइट? तो हमारा प्रोजेक्ट बढ़िया है, राइट? सिंपल सी बात है, जो हमने कॉस्ट लगाया था, मान लेते हैं 1 लाख रुपए हमारा कॉस्ट लगा था, ठीक है? बेनिफिट हमारा 10 लाख हुआ, तो ये बढ़िया है कि नहीं है? सिंपल सी बात है, बढ़िया है, प्रोजेक्ट हमारा बढ़िया है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे बेनिफिट हमारा, यहाँ पे बेनिफिट लेस देन कॉस्ट है, मतलब कि कॉस्ट आपका 1 लाख लगा था, बेनिफिट आपको हुआ 50,000, राइट? तो अभी 50,000 लॉस में हो, राइट? तो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा
समझ के रखना है, ठीक है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस समझ में आ गया है, राइट? तो ये हो गया। अब इसके आओ ये चीज़ देख लेना, अब इसके स्टेजेस आओ दिखाते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है? स्टेजेस क्या होते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मेन स्टेजेस यहाँ पे समझो, बेसिकली 6 यहाँ पे हमारे पास स्टेजेस हैं। पहला, डिफाइन द फ्रेमवर्क एनालिसिस, राइट? पहले तो आप फ्रेमवर्क डिफाइन करोगे फॉर एनालिसिस, फिर आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, ड्रॉ अ टाइमलाइन फॉर एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ओके, मोनेटाइज कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, डिस्काउंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स टू ऑब्टेन प्रेजेंट वैल्यूज, calculate net present values, cost benefit ratio and internal rate of return। ओके, आओ चलो यहाँ पे वन बाय वन आप समझते हैं। पहला है हमारे पास, डिफाइन द फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस। ओके, हम क्या करेंगे यहाँ पे, फ्रेमवर्क को डिफाइन करेंगे एनालिसिस के लिए। मतलब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था ना, उसका पर्पस क्या था, राइट? उसका टाइम पीरियड क्या था, कौन अफेक्ट हुआ, मतलब कितना कौन अफेक्ट हुआ, यानी कस्टमर, सोसाइटी, बिजनेस, ये सब यहाँ पे ना हम देखेंगे। मतलब व्हाट यू आर एनालाइजिंग एंड फॉर होम, तो ये हमारा क्या होगा, फ्रेमवर्क होगा बेसिकली। पर्पस, टाइम पीरियड, या हु इज अफेक्टेड एक्चुअली, कस्टमर, सोसाइटी और और एनी बिजनेस। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, पहले स्टेप्स में आपको ये चीज लिखनी है, मतलब कि व्हाट यू आर एनालाइजिंग एंड फॉर होम। ओके, दूसरा हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्लासीफाई करेंगे कॉस्ट और बेनिफिट्स को। ओके, मतलब लिस्ट करेंगे सारे कॉस्ट को, रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल मतलब ये सारा कॉस्ट यहाँ पे है, राइट? रॉ मटेरियल्स कितना है, लेबर, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, मेंटेनेंस, ये सब। बेनिफिट्स में सेल्स रेवेन्यू कितना हुआ, प्रॉफिट, जॉब क्रिएशन, सोशल बेनिफिट्स, ये सारी चीजें। मतलब कि सारी चीजें ना इस स्टेप्स में हम क्या करेंगे, सारा कॉस्ट बेनिफिट्स को हम लिस्ट करेंगे, ठीक है? तो वही जस्ट आपको पॉइंट्स याद रखना है, फिर लिखना है, ठीक है? ड्रॉ अ टाइमलाइन फॉर एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड रेवेन्यू। हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड कॉस्ट के लिए टाइमलाइन मतलब कि वहां पे ड्रॉ करेंगे। देखो जैसे, सो व्हेन कॉस्ट एंड बेनिफिट्स विल हैपन, मतलब ईयर 1 में कॉस्ट ऑफ मशीनरी निकल गया, राइट? ईयर 2 में मे बी स्टार्ट हुआ प्रोडक्शन, राइट? फिर यहाँ से ईयर तीसरे ईयर से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो मतलब एक टाइम लाइन बेसिकली, कब प्रॉफिट हुआ, राइट? सॉरी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट का मतलब टाइम लाइन बनाना, और रेवेन्यू का जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बाय बाय दैट प्रोजेक्ट, उसको ड्रॉ करना बेसिकली, राइट? तो ये चीज हमारे पास हो जाएगा। डिसाइड इन विच ईयर मनी विल बी स्पेंड एंड कितना अर्न हुआ, ये सारी चीजें। ना फोर्थ हमारे पास क्या होगा, मोनिटाइज कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ओके, कन्वर्ट करेंगे हर एक चीज को मनी वैल्यू में, राइट? जॉब क्रिएशन को सेविंग्स में, पोल्यूशन कंट्रोल को कॉस्ट में, इम्प्रूव्ड हेल्थ को बेनिफिट में। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि हम इसमें क्या करेंगे, मोनिटाइज करेंगे कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को, पुट मनी वैल्यू और एवरी कॉस्ट एंड एवरी बेनिफिट्स। ओके, फिफ्थ में हमारे पास क्या होगा, डिस्काउंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, यानी प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या है, राइट? फ्यूचर मनी इज वर्थ लेस देन टूडेज मनी। Yes. So we discount future income to calculate its present value। मतलब इसमें क्या करेंगे ना, डिस्काउंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, कहने का यहाँ पे मतलब होगा कि हम कन्वर्ट करेंगे जो हमारा फ्यूचर मनी होगा उसको आज के वैल्यू से डिस्काउंट रेट का यूज करके। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अ, चलो इसको थोड़ा अच्छे से आपको मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है? इसमें मे बी, इसमें देखो मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें न्यूमेरिकल तो ना के बराबर है, राइट? न्यूमेरिकल तो ना के बराबर है। बाकी अभी मुझे यहाँ पे ये मिला, ये टॉपिक डिस्काउंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप से भी ये आता है, राइट? देखोगे बुक्स में तो रहेगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम टाइम में न्यूमेरिकल भी जो आएगा तो बता दूंगा, बाकी न्यूमेरिकल यहाँ पे तो नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? थ्योरेटिकल पूरा सब्जेक्ट आपका है। तो यहाँ पे था डिस्काउंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, ये आपका हो गया, राइट? इसके बाद हमारे पास 6 हमारे पास है, हम कैलकुलेट करेंगे एनपीवी, आईआरआर एंड कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा देखो कैसे क्या है, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। इसको जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आती है। जस्ट आप एक फॉर्मूला इस तरीके से याद रखना, अगर दो दो मार्क्स में भी कोई न्यूमेरिकल आ जाए बता सकते हो, राइट? नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके? मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करिए आ जाएगा। अगर सब करने के बाद, अभी चलो आगे की एग्जांपल करके भी दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना बस, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करेंगे ना, अगर एनपीवी की जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर आ गया, मतलब प्रोजेक्ट बढ़िया है आपका, राइट? अब दूसरा यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब
डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी बिकम जीरो, मतलब किस डिस्काउंट रेट पे जो हमारा एनपीवी है वो जीरो हो गया, राइट। उसी डिस्काउंट रेट को ही हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है? कॉस्ट बेनिफिट रेशियो टोटल बेनिफिट्स अपॉन में टोटल कॉस्ट। ओके, सो टोटल बेनिफिट अपॉन में टोटल कॉस्ट से हम क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट बेनिफिट का रेशियो निकाल सकते हैं, राइट। तो अब हमारा जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर 1 से ग्रेटर आता है, प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है। कम आएगा, नुकसानदायक है फिर, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे पास हो जाएगा। अ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो फाइनल डिसीजन ये निकल के आ रहा है, एक अच्छा जो प्रोजेक्ट होगा उसमें क्या होगा, बेनिफिट हमारा ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट से, एनपीवी पॉजिटिव आना चाहिए कैलकुलेट करेंगे जब, आईआरआर हाई होना चाहिए, राइट, ये सारी चीजें। और सीबी का जो रेशियो है 1 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा प्रोजेक्ट अच्छा है और एक्सेप्ट किया जा सकता है इजीली, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ना, डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या है, राइट। और इसके बाद यहाँ पे जो न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल नहीं, सिंपल एक एग्जांपल है, जैसे थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बस, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बाकी चलो अब यहाँ पे समझते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या है, डीसीएफ। डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिकली ना एक मेथड होता है जिसका यूज करके ना हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, किसका, फ्यूचर कैश का। समझो, मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो एक मेथड है, इसका यूज करके फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज बाय अप्लाइंग अ डिस्काउंट रेट। ठीक, देखो जो एक मेथड है जिसका यूज करके हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं फ्यूचर कैश फ्लो का बाय अप्लाइंग अ डिस्काउंट रेट। ये टेक्निकल डेफिनेशन हो गई। मतलब डीसीएफ मतलब टुडेज वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी, राइट। फ्यूचर जो मनी होगा उसका आज का वैल्यू क्या है, ये हमारा डीसीएफ बताता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ओके, बिकॉज मनी रिसीव्ड इन द फ्यूचर इज लेस वैल्यूएबल देन मनी रिसीव्ड टुडे। यस, हो सकता है ऐसे, राइट। तो जैसे एग्जांपल देखो, जैसे जो आज जो 100 रुपीज आज है, राइट, ऐसा जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी 100 रुपीज हो। ये यूएसडी का एग्जांपल ले सकते हो, राइट। ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे आज एक यूएसडी जिस टाइम ये वीडियोस बना रहा हूँ, मे बी 91 मतलब है, राइट। एक यूएसडी 19 रुपीज का है। तो ऐसा जरूरी नहीं है आज जो ये है ये एक साल बाद भी यही होगा, मे बी ये 100 हो जाए, राइट, मे बी ये कम भी हो जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है, यही आपका बेसिकली है कि मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमारा बताता है कि आज की वैल्यू मतलब टुडेज वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी, राइट। मतलब वही चीज है, मतलब कि आज का 100 रुपीज इट्स नॉट इक्वल टू नेक्स्ट ईयर ऑफ 100 रुपीज, राइट। नाउ वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सो वी डिस्काउंट फ्यूचर मनी। मतलब देखो, चीजें आपको ये क्लियर होगी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या है। अब इसमें बेसिक कंपोनेंट हमारे पास होते हैं, राइट। तीन बेसिक कंपोनेंट इसमें होते हैं, कैश इनफ्लोस, कैश आउटफ्लोस, डिस्काउंटेड रेट। आओ इसको देख लेते हैं। कैश इनफ्लोस का मतलब क्या होता है, कैश इनफ्लोस मतलब फ्यूचर अर्निंग्स। ओके, दीज आर द अमाउंट्स द प्रोजेक्ट विल अर्न इन द फ्यूचर। मतलब वो अमाउंट मतलब कि दीज आर द अमाउंट द प्रोजेक्ट विल अर्न इन द फ्यूचर। मतलब कि कैश इनफ्लोज मतलब कि वो कैश जो आगे मतलब फ्यूचर में आएगा उस प्रोजेक्ट से, फ्यूचर अर्निंग जो प्रोजेक्ट से होगी उसे हम कैश इनफ्लोज कहते हैं, राइट। मान लेते हैं बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे उसमें है, राइट। अब क्या होगा, सेल्स जितना होगा फ्यूचर में उतना ही रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट, कॉस्ट सेविंग, इनकम फ्रॉम एसेट्स। तो ये मतलब कि जो मनी फ्यूचर में आने वाला है उसी को हम कैश इनफ्लोस कहते हैं, बस। कैश आउटफ्लोस क्या है, फ्यूचर कॉस्ट, दीज आर द अमाउंट्स द प्रोजेक्ट विल स्पेंड इन द फ्यूचर। ओके, बहुत सारा अमाउंट आगे फ्यूचर में भी इन्वेस्ट होता रहता है, तो वो कैश आउटफ्लोस के अंदर आता है। फ्यूचर कॉस्ट क्या लगेगा, राइट, रॉ मटेरियल्स, लेबर कॉस्ट, कोई काम कर रहा है आपके शॉप पे तो उसको फ्यूचर में पे कर ही रहे होगे, राइट। तो ये भी हमारा कैश आउटफ्लोस के अंदर आता है। मेंटेनेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, मनी गोइंग आउट इन द फ्यूचर इज कॉल्ड कैश आउटफ्लोस। अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्काउंट रेट क्या होता है। ओके, द इंटरेस्ट रेट यूज टू कन्वर्ट फ्यूचर मनी इनटू प्रेजेंट वैल्यू, राइट। इसे हम डिस्काउंट रेट कहते हैं। मतलब इंटरेस्ट रेट, देखो यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट रेट यूज टू कन्वर्ट फ्यूचर मनी इनटू प्रेजेंट वैल्यू, उसे हम डिस्काउंट रेट कहते हैं। इससे हम क्या करते हैं, रिस्क, इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये सब निकाल सकते हैं। ओके, इसका हो थोड़ा सा यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूला करके दिया है, बाकी ये फॉर्मूला अगर लिख दे दो तो अच्छा होगा, नहीं तो मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे रेट यूज टू रिड्यूस फ्यूचर मनी टू टूडेज वैल्यू, अगर हायर डिस्काउंट रेट होता है तो लोअर प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी।
अगर लोअर डिस्काउंट रेट होगा तो हायर प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे निकलेगा। सो डी से आपका बेसिकली फॉर्मूला यहाँ पे होगा कैश फ्लो अपॉन में 1 प्लस आर की पावर में एन होगा, जहां आर हमारे पास यहाँ पे क्या है, आर बेसिकली हमारे पास डिस्काउंट रेट हो जाएगा और एन हमारे पास ये ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप डिस्काउंट रेट यहाँ पे समझाओगे तो ये भी लिख देना, थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। लास्ट का टॉपिक यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, देन इसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो ये ऑलरेडी हमने समझ ही लिया है, बस यहाँ पे देख लेना जल्दी से। देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे एक डिफरेंस होता है बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोज। ओके, ये होता है नेट प्रेजेंट वैल्यूज, राइट। मतलब फ्यूचर जो इनकम आने वाली है उसका आज का वैल्यू क्या है, राइट, और जो कॉस्ट लगा है उसके आज की उसकी वैल्यू क्या है। इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एनपीवी निकलता है। हमने पीछे ही पढ़ा, अगर एनपीवी ग्रेटर देन जीरो होता है तो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, एक्सेप्ट करिए इसको। अगर ये लेस हो जाता है तो प्रोजेक्ट आपका प्रॉफिटेबल नहीं है, मनी लॉस हो रहा है, रिजेक्ट कर दीजिए। इक्वल जीरो हो गया, ना प्रॉफिट ना लॉस, इक्वल है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ वहां पे। तो ये हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। ओके, इसका फॉर्मूला ये होता है बेसिकली, यहाँ पे अगर आप देखोगे एनपीवी इज इक्वल टू समीशन ऑफ यहाँ पे कैश इनफ्लोस अपॉन में 1 प्लस आर की पावर एन माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आर डिस्काउंट रेट एंड हमारा ईयर ऑफ नंबर। फॉर्मूले याद रखना, मे बी अगर 2 मार्क्स में आ जाए, कुछ पूछ ले न्यूमेरिकल्स तो ठीक है, बाकी ये 7 मार्क्स में न्यूमेरिकल इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल वही दिया हुआ है। जैसे इन्वेस्टमेंट हमारे पास 10,000 था, राइट। अब फ्यूचर कैश इनफ्लोज आफ्टर 1 ईयर, मान लेते हैं 1 साल बाद जो कैश आने वाला है, राइट, 12,000 आने वाला है। डिस्काउंट रेट इतना है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। प्रेजेंट वैल्यू हमने पहले निकाल लिया, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली हम फ्यूचर कैश जो इनफ्लोज होगा वो, और अपॉन में बेसिकली जो डिस्काउंट रेट है वो चीज यहाँ पे हम कर देंगे, राइट। ओके, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ये निकल के आ गई। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा बेसिकली, जो हमने प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला, राइट। फॉर्मूला देखो यहाँ पे ये लिखा है फ्यूचर जो मनी है, राइट। फ्यूचर जो यहाँ पे लिखा है, देखो फ्यूचर जो इनकम आने वाला है उसका आज का वैल्यू क्या है, हमने ये ऑलरेडी निकाल लिया। 2 डेज वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू दिस वन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेसिकली इन्वेस्टमेंट से, तो हमारे पास यहाँ पे निकल जाएगा यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू देखोगे तो पॉजिटिव में निकल रहा है, मतलब एनपीवी इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स प्रोजेक्ट हमारा प्रॉफिटेबल है। ऑब्वियस सी बात है, 10,000 इन्वेस्टमेंट हुआ था, 12,000 आ रहा है, तो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे है आपका। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इसके बाद खत्म, राइट। बस इतना ही है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली आपका इज द डिस्काउंट रेट एट विच द एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट बिकम्स जीरो। ये होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि वो डिस्काउंट रेट, मतलब ये जो अभी आपने देखा ना, यहाँ पे डिस्काउंट रेट कितना रखें कि हमारा एनपीवी यहाँ पे जीरो आ जाए, राइट। यही हमारे पास क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, वही बता रहा है इज द डिस्काउंट रेट, जिस डिस्काउंट रेट पे एनपीवी हमारा जीरो हो गया, राइट। वही लिखा है द रेट ऑफ रिटर्न एट विच द प्रोजेक्ट ब्रेक्स इवन। ओके, बेनिफिट बराबर कॉस्ट होगा। तो ये हमारे पास होता है, अगर मतलब कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न से ग्रेटर हो गया तो एक्सेप्ट कर लीजिए, अदरवाइज रिजेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, सो समझ में आपको यहाँ पे आ गया होगा, राइट। इफ अ प्रोजेक्ट हैज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15%, इट मींस द प्रोजेक्ट गिव्स 15% रिटर्न एवरी ईयर। अगर जो बैंक है वो 8% इंटरेस्ट दे रहा है तो क्या होगा, 8% मतलब 8% इंटरेस्ट दे रहा है, प्रोजेक्ट हमारा अच्छा होगा वहां पे। उस केस में कंफ्यूज मत हो, 2 मार्क्स में ये आएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और 100% वैल्यू, तो आप समझा सकते हो। ठीक है, कि ये क्या होता है, समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से हो गया आपका यूनिट सेकंड का कंप्लीट, वन शॉट फिनिश। एक बार मुझे आपको सिलेबस दिखाने दो। सारे टॉपिक्स देखो मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे सिलेबस को तो ये रहा बेसिकली आपका सिलेबस। ओके, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, सारे टॉपिक्स कवर है यहाँ पे, राइट। कोई भी टॉपिक यहाँ पे ऐसा नहीं मैंने छोड़ दिया, और सारे इंपॉर्टेंट चीजें, सारे प्रीवियस सब कुछ कवर है। तो अच्छे से पढ़ो वन शॉट। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट होता है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।